Hello, welcome to everyone. Myself डॉक्टर कलीम अहमद और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइना। ये हार्ट का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इसमें कार्डिक मसल्स की ब्लड सप्लाई को दिखाया गया है। कार्डिक मसल्स सप्लाई होती है कोरोनरी आर्टरी से, जो ओरिजिनेट होती है असेंडिंग एओर्टा से। कोरोनरी आर्टरी दो होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। ये दोनों ही आर्टरी मिलकर हार्ट की मसल्स को सप्लाई करती है। इंट्रोडक्शन। एंजाइना क्या है? एक चेस्ट पेन है जो ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से पैदा होता है। ट्रांजिएंट मतलब कुछ समय के लिए, मायोकार्डियल मतलब हार्ट मसल्स, इस्कीमिया मतलब इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। अब ये इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई जो है वो इसलिए होती है कि जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई है और जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड है, इनमें इम्बैलेंस हो जाता है। डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई क्या रहती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से कार्डियक मसल्स को कम ब्लड पहुंचता है और जो चेस्ट पेन के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसी को हम एंजाइना बोलते हैं। ये जनरली जो है कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज या एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से डेवलप होता है। इसलिए इसका जो क्लासिफिकेशन है एंजाइना का, वो कोरोनरी हार्ट डिजीज में किया गया है। और कोरोनरी हार्ट डिजीज जो होती है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हार्ट डिजीज, और इट इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट काज ऑफ प्रीमेच्योर डेथ, यानी कि इससे समय से पहले डेथ होने का बहुत ज्यादा कॉमन कॉज है ये। जैसे एक तराजू है, ठीक है, एक पे सप्लाई है और एक पे डिमांड है। जब तक वो दोनों पड़ले जो हैं दोनों तरफ इक्वल होगा तो हार्ट की मसल्स को वर्क करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा और ना ही चेस्ट पेन डेवलप होगा। लेकिन जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम रहती है तो इस कंडीशन में एंजाइना डेवलप होता है, यानी इस्कीमिया डेवलप होता है। ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स है जिसकी ये वॉल है और ब्लड जो है सेंट्रली क्या करता है, फ्लो करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस आर्टरी में फैटी डिपोजिशन होने की वजह से एक प्लेक बन जाता है जिसको हम बोलते हैं एथेरोमेटस प्लेक, जिसकी वजह से यहाँ पर नैरोविंग क्रिएट होती है और इस नैरोविंग के नतीजे में आगे वाले पार्ट को ब्लड की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कभी कभी ये प्लेक रेप्चर भी हो जाता है जिसकी वजह से कंप्लीट ब्लॉकेज भी हो सकता है। अगेन इट इज ए थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एथेरोमेटस प्लेक। दिस वन क्लासिफिकेशन। एंजाइना तीन तरीके होते हैं, एक स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और प्रिंज मेटल एंजाइना। यहाँ पर स्टेबल एंजाइना उसको कहते हैं जो सिर्फ एंजाइना की फॉर्म में बना रहे और वो किसी दूसरी डिजीज में कन्वर्ट ना हो, जैसे वो एमआई में कन्वर्ट ना हो, तब हम इसको बोलेंगे स्टेबल एंजाइना। ये क्लासिकल टाइप होता है एंजाइना का, जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। अनस्टेबल एंजाइना जो है उस एंजाइना को कहते हैं जो जर्नली किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमआई में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रिंज मेटल एंजाइना जो है ये आर्टरी के कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टेबल एंजाइना। ये स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना में क्या है डिफरेंस है। तो जो पहला डिफरेंस है वो पैथोफिजियोलॉजी। स्टेबल एंजाइना में फिक्स स्टेनोसिस होती है, यानी कि जो नैरोविंग होती है वो फिक्स होती है, वो कम या ज़्यादा नहीं होती है, अपनी अपनी सिचुएशन पर बनी रहती है और जितना ब्लड मिलना चाहिए था उतना ब्लड मिल सप्लाई होता रहता है। लेकिन जब एक्सरसाइज करता है कोई बंदा या कोई दूसरी डिमांड स्टेट होती है, तब जो ब्लड सप्लाई जो होती है ऑर्गन को क्या हो जाती है, इनएडिक्वेट हो जाती है। अनस्टेबल एंजाइना ये क्या है, डायनामिक स्टेनोसिस होती है। स्टेनोसिस मतलब नैरोविंग। यहाँ पर जो नैरोविंग होती है वो क्या होती है, डायनेमिक होती है, फिक्स नहीं होती है उसका साइज। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये एथ्रोमेटस प्लेक क्या होता है, रेप्चर हो जाता है,
जिसकी वजह से कभी बड़ा क्लोट बन जाता है तो नर्विंग और बढ़ जाती है, कभी कभी पूरी ब्लॉक हो जाती है। तो ये डायनामिक स्टेनोसिस की वजह से होता है। क्लिनिकल फीचर की अगर बात देखें तो स्टेबल एंजाइना जो डिमांड लेड इस्कीमिया होता है। मतलब जब डिमांड स्टेट ज़्यादा होती है, जैसे एक्सरसाइज की कंडीशन में डिमांड बढ़ जाती है ब्लड की, या कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है उसमें ब्लड की डिमांड बढ़ जाती है, तो तभी ये डेवलप होती है। रेस्ट स्टेज में स्टेबल एंजाइना में कोई क्लिनिकल फीचर नहीं होता है, सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर होती है। लेकिन स्ट्रेसफुल कंडीशन में, एक्सरसाइज की कंडीशन में डिमांड बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई उतनी ही होती है, इसलिए क्या होता है, स्टेबल एंजाइना डेवलप होता है। जबकि अनस्टेबल एंजाइना में सप्लाई लीड स्ट्रीम होता है, यहाँ पर क्या होती है, सप्लाई कम हो जाती है, यानी कि ये रेस्ट स्टेज में भी डेवलप हो सकता है। स्टेबल एंजाइना रिलेटेड टू एफर्ट जैसे एक्सरसाइज, एक्टिविटी, वॉकिंग, जबकि अनस्टेबल एंजाइना जो है रेस्ट में डेवलप होता है। स्टेबल एंजाइना को हम ये प्री डिटेक्टेबल होता है, यानी कि इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि कब डेवलप होगा। जैसे एक व्यक्ति जिसको एंजाइना होता है उसको पता होता है कि वो 10 कदम चलने पर उसके सीने में क्या होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। या किसी को 20 कदम या किसी को 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर चलने पर क्या होने लगेगा, दर्द, उसको पता होता है पहले से ही कि हाँ अगर मैं 1 किलोमीटर चलूंगा तो मेरे सीने में क्या होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। जबकि अनप्रिडिक्टेबल एंजाइना जो है, यानी कि अनस्टेबल एंजाइना जो है, इसमें ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसमें नहीं, ये रेस्ट की कंडीशन में हो जाता है। इसमें व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि उसको कब ये चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगा। स्टेबल एंजाइना के जो सिम्टम्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म होते हैं। अनस्टेबल एंजाइना के जो सिम्टम्स होते हैं शॉर्ट टर्म होते हैं। रिस्क असेसमेंट की बात करें तो स्टेबल एंजाइना जो है के जो सिम्टम्स आते हैं वो मिनिमल एक्सर्शन से आते हैं, और जो अनस्टेबल एंजाइना होता है जनरली वो नॉक्टर्नल सिम्टम्स के रूप में डेवलप होता है। स्टेबल एंजाइना में जो है वो ईसीजी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सरसाइज टेस्टिंग ईसीजी कराते हैं तब कुछ ईसीजी में चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अनस्टेबल एंजाइना में ईसीजी चेंजेस मिल सकते हैं आपको, और एलिवेशन ऑफ ट्रोपोनिन जो एंजाइम होता है वो ब्लड में बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो ये एक डिफरेंस है किसमें, स्टेबल एंजाइना में और अनस्टेबल एंजाइना में। स्टेबल एंजाइना को हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस या क्लासिकल टाइप ऑफ एंजाइना बोलते हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस इज द सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स caused by transient myocardial ischemia and constitute a clinical syndrome rather than a disease. स्टेबल एंजाइना जनरली डेवलप होता है जब सप्लाई, ब्लड सप्लाई और उसकी डिमांड के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, यानी सप्लाई कम हो जाए और डिमांड ज़्यादा हो जाए। और जनरली जो इसकी जो रिस्क फैक्टर है वो है एथीरोस्क्लेरोसिस, जनरली कोरोनरी एथीरोमा, जिसका मोस्ट कॉमन कॉजेज है। अदर कॉजेज भी हो सकते हैं जैसे एओर्टिक वेल्व डिजीज हो या हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हो। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। तो ऑक्सीजन डिमांड के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं? जनरली ऑक्सीजन डिमांड का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो कार्डियक वर्क से होता है। और कार्डियक वर्क किन किन कंडीशन में इंक्रीज हो सकता है? हार्ट रेट जब बढ़ जाए तो कार्डियक वर्क बढ़ा हुआ है, बीपी अगर ज़्यादा है तो कार्डियक पे लोड है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है तो भी क्या डिमांड ज़्यादा होगी ब्लड की, वेल्वुलर डिजीज हो स्पेशली एओर्टिक स्टेनोसिस तब भी क्या होती है, डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है कोरोनरी ब्लड फ्लो पर डिपेंड करती है। जैसे ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल, अगर डायस्टोल का ड्यूरेशन कम हो जाए तो वेंट्रिकल में कम ब्लड आएगा, तो जब वेंट्रिकल में कम ब्लड आएगा तो कम ब्लड पंप होगा एओर्टा में, तो जब कम ब्लड एओर्टा में पहुंचेगा तो एओर्टा से ही सप्लाई होती है किसकी, हार्ट की, तो उसको भी क्या होगा, ब्लड कम मिलेगा, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर अगर ज़्यादा है, कोरोनरी वेसोमीटर टोन यानी कि जो कोरोनरी वेसोमीटर टोन है वो अगर वो ज़्यादा हो तब भी कोरोनरी आर्टरी में ब्लड कम पहुंचेगा। ऑक्सीजनेशन जैसे हीमोग्लोबिन पहले से कम हो या ऑक्सीजन की सप्लाई ही कम हो, यानी ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या हो, कम हो, यानी कि लंग्स में कोई डिजीज होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए,
तो ये सारी कंडीशन है जो इस्कीमिया को क्या करती है, इनहेंस करती है, इंक्रीज करती है। रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन इन स्टेबल एंजाइना, कौन सा एंजाइना हाई रिस्क पे होगा, कौन सा लो रिस्क पे होगा, इसके लिए कुछ है। जैसे हाई रिस्क पे कौन है, पोस्ट इन्फेक्ट एंजाइना, जैसे एक एमआई का अटैक हुआ और उसके बाद वो ठीक हो गया, उसके बाद क्या हुआ, चेस्ट पेन हुआ। पुअर एफर्ट टॉलरेंस, जैसे थोड़ा सा भी काम करता है तो चेस्ट पेन होने लगता है, तो ये एक हाई रिस्क ग्रुप है। इस्कीमिया एट लो वर्कलोड, लेफ्ट मैन और 3 वेसल्स डिजीज हो जाए या पुअर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन हो जाए, तो ये सब हाई रिस्क ग्रुप है स्टेबल एंजाइना के। लो रिस्क ग्रुप क्या है, प्री डिटेक्टेबल एक्सर्शनल एंजाइना, पहले से ही पता हो कि 5 किलोमीटर चलने पर दर्द होगा या 2 किलोमीटर चलने पर दर्द होगा, तो ये लो रिस्क ग्रुप है। गुड एफर्ट टॉलरेंस, इस्कीमिया ओनली एट हाई वर्कलोड, इनके थोड़ा मोटे छोटे मोटे काम या 5 किलो 10 किलो उठाने पर उसको कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वर्कलोड बढ़ता है तो चेस्ट पेन शुरू हो जाता है। सिंगल वेसल और 2 वेसल डिजीज या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन क्या हो, नॉर्मल हो, तो ये लो रिस्क ग्रुप होते हैं स्टेबल एंजाइना के। कुछ फैक्टर क्या होते हैं एंजाइना के प्रेसिपिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जो एंजाइना का जो अटैक होता है इन फैक्टर की प्रेजेंस में क्या होता है, बढ़ जाता है। इसमें से कुछ कॉमन फैक्टर है, कुछ अनकॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर में फिजिकल एक्सर्शन है यानी कि एक्सरसाइज है, या कोल्ड इंटॉलरेंस है यानी कि टेम्परेचर कम हो, हैवी मील्स बहुत ज़्यादा खाना खाने पर, या इंटेंस इमोशन, ये क्या है, एंजाइना के अटैक को प्रेसिपिटेट करते हैं। अनकॉमन में जैसे लेइंग फ्लैट, सीधा लेटना और नॉकटर्नल एंजाइना। क्लिनिकल फीचर, तो इसमें सबसे पहले हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि चेस्ट पेन कैसे शुरू हुआ, कहाँ पर हुआ, कहाँ कहाँ पर रेडिएट किया, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं हमें ध्यान रखना है कि चेस्ट पेन जो है वो कार्डियक ओरिजिन का है या नॉन कार्डियक ओरिजिन का है। इसमें सबसे पहला फैक्टर है साइट के चेस्ट पेन हो कहाँ रहा है, रेडिएशन कहाँ कहाँ पर वो रेडिएट कर रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कहाँ कहाँ जा रहा है, उसका करेक्टर कैसा है, और कौन से फैक्टर उसको एग्रीवेट कर रहे हैं और कौन से फैक्टर से वो रिलीव हो रहा है, और उसके साथ कौन कौन से फैक्टर क्या है एसोसिएटेड है। तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है किसमें, एंजाइना या में। जैसे हिस्ट्री क्या है, एक ओल्ड मैन रोड पर वॉकिंग कर रहा था, अचानक से क्या हुआ, उसके सीने में क्या होने लगा, दर्द होने लगा, और ये दर्द जो है वो रेडिएट किया नेक में, फिर नेक से रेडिएट करता हुआ वो लेफ्ट आर्म के मीडियल बॉर्डर से होता हुआ पाम तक पहुंचा। तो ये एक कार्डियक ओरिजिन का पेन है। इसको जो पेशेंट है वो किसी तरह से भी आके आपको बता सकता है, जैसे रबिंग ऑफ, अपने हाथ को सीने पर रब करता हुआ, या मुट्ठी बांध के सीने पर रख के बताए, या दोनों हाथ से बताए। तो जो डिफरेंस है इस्कीमिक कार्डियक पेन और नॉन इस्कीमिक कार्डियक पेन, तो इनमें यानी कि जो चेस्ट पेन है, अब चेस्ट पेन वो कार्डियक ओरिजिन का है वो या नॉन कार्डियक ओरिजिन का है, तो उसमें डिफरेंस के लिए सबसे पहले साइट यानी कि लोकेशन। अगर ये चेस्ट पेन सेंटर में हो और डिफ्यूज हो, डिफ्यूज मतलब बिखरा हुआ हो, एक जगह लोकलाइज ना हो, तो ये कार्डियक ओरिजिन का पेन है। लेकिन अगर ये पेन पेरीफेरी में हो और लोकलाइज हो, एक जगह पर कहीं पर लोकेट, आप जो मरीज है वो पॉइंट कर सके अपने पेन को कि हाँ मेरे सीने के इस जगह पर दर्द हो रहा, तब ये नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है। रेडिएशन कहाँ कहाँ पर, अगर ये चेस्ट पेन जो है जबड़े तक जाए, नेक तक जाए, शोल्डर तक जाए, आर्म तक जाए और कभी कभी बैक तक जाए, तो हम लोग कहेंगे कि ये कार्डियक चेस्ट पेन है। अगर इसका रेडिएशन कहीं पर ना हो, सिर्फ एक जगह फिक्स हो, तो हम कहेंगे कि ये नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है। करेक्टर टाइट, स्क्वीजिंग एंड चॉकिंग करेक्टर का अगर है तो ये कार्डियक चेस्ट पेन है, और ये शार्प, स्टेबिंग और कैचिंग करेक्टर का है तो ये नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है। प्रिसिपिटेशन, अगर ये एक्सर्शन से या किसी इमोशंस के बाद डेवलप हुआ है तो हम लोग कहेंगे कि ये कार्डियक चेस्ट पेन है। और अगर चेस्ट पेन अपना आप शुरू हो गया है,
कोई पीछे एक्सर्शन नहीं था, कोई इमोशनल स्टेट नहीं थी, या किसी पोस्चर की वजह से डेवलप हुआ, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है। रिलीविंग फैक्टर, अगर चेस्ट पेन आराम करने से बंद हो जाता है या नाइट्रेट्स लेने से बंद हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये कार्डियक चेस्ट पेन है, और वो रिलीव नहीं होता रेस्ट से भी, और ना ही रेस्पॉन्स करता है नाइट्रेट्स थेरेपी को, तो हम कहेंगे कि ये नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है। एसोसिएटेड फैक्टर में अगर एसोसिएटेड फैक्टर, अब एसोसिएटेड फैक्टर में ये है कि अगर ब्रेथलेसनेस है तो ये कार्डियक ओरिजिन का चेस्ट पेन है, और अगर चेस्ट पेन के साथ कोई ट्रामा की हिस्ट्री है, या लोकोमोटर सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, या मरीज क्या है साइकोलॉजिकली क्या है परेशान है, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज की हिस्ट्री है जैसे एसिड रिफ्लेक्स या GERD वगैरह है, या कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो हम ये कहेंगे कि नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है। तो जो एंजाइना का जो क्लिनिकल फीचर है, तो इसमें जो चेस्ट पेन होता है वो सेंट्रल होता है, प्लस ब्रेथलेसनेस होती है, और ये एक्सर्शन के बाद डेवलप होता है, और रेस्ट के बाद क्या हो जाता है, रिलीव हो जाता है, तो हम ये कहेंगे कि ये एंजाइना है। कभी कभी क्या होता है, कुछ पेशेंट में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो जैसे ही कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग में तो चेस्ट पेन होता है, लेकिन कुछ देर बाद चेस्ट पेन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जबकि वो ज़्यादा एफर्ट करते हैं उस वक्त, तो हम लोग इसको बोलते हैं वार्म अप एंजाइना। यानी कि शुरू में तो चेस्ट पेन होता है एक्टिविटी के, लेकिन बाद में जब एक्टिविटी बढ़ाते हैं तो कोई चेस्ट पेन नहीं होता, तो इसको हम बोलते हैं वार्म अप एंजाइना। फिजिकल एग्जामिनेशन में ये है कि एंजाइना के जो फिजिकल एग्जामिनेशन में कोई भी साइन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो पेशेंट होता है कम्प्लीटली नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे हाइपरटेंशन का, या डायबिटीज, या लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हो। अदर मैनिफेस्टेशन में जैसे कोई आर्टियल डिजीज की हिस्ट्री हो, जैसे कैरोटिड रूट्स हमें मिल सकती है, अगर इस तरह की हिस्ट्री है तो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में कुछ चीज़ें आप लोग को देखने मिले, या कुछ अनरिलेटेड कंडीशन होती हैं जैसे थायरोटॉक्सिकोसिस या एनीमिया, तो ये सब आपको फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे अगर एनीमिया की वजह से चेस्ट पेन है तो आपको पेलर पॉजिटिव आपको मिल जाएगा, थायरोटॉक्सिकोसिस में आपको जैसे फाइन ट्रेमर आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो है जनरली फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है क्लासिकल एंजाइना में यानी स्टेबल एंजाइना में वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें ये किस डिजीज के साथ एसोसिएटेड है उसके साइन आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे एनीमिया के साथ एसोसिएटेड है, या थायरोटॉक्सिकोसिस के साथ एसोसिएटेड है, या हार्ट की कोई डिजीज जैसे हाइपरटेंशन बीपी बढ़ा हुआ मिल सकता है, या डायबिटीज मेलाइटिस वगैरह की कंडीशन आपको देखने को। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले ईसीजी कराते हैं। जनरली एंजाइना के केस में ईसीजी नॉर्मल होता है। अगर पहले कभी एमआई का अटैक हुआ है तो उसके एविडेंस हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जैसे टी वेव फ्लैट मिल सकती है या उसका इन्वर्जन हो सकता है। अगर किसी मरीज में ईसीजी नॉर्मल निकले तो हम लोग उसको क्या सजेस्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज ईसीजी कर सकते हैं या ईटीटी। इसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद ईसीजी को रिकॉर्ड किया जाता है। जनरली इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड ट्रेडमिल का इस्तेमाल करते हैं या बाईसाइकिल एर्गोमीटर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। ईटीटी में जो है एसटी सेगमेंट की डाउन स्लोपिंग अगर है और वो मोर देन 1 mm है तो ये इसीमिया को इंडिकेट करता है, लेकिन इसकी जो अप स्लोपिंग है वो ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होती। ईटीटी की मदद से हम लोग सीवियरिटी ऑफ इसीमिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन ईटीटी कभी कभी क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, स्पेशली जब डिजोक्सिन थेरेपी चल रही होती है, या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है, या बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है, या वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम होता है। इन सारी कंडीशन में ईटीटी जो है फॉल्स पॉजिटिव आता है। इसके बाद हम लोग कराते हैं स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में हम मायोकार्डियल का परफ्यूजन देखने के लिए इसको कर सकते हैं, और ये हमें किसी भी सेगमेंट में, किस सेगमेंट में इसीमिया है यानी किस सेगमेंट में हार्ट के ब्लड सप्लाई कम है उसको बता सकता है। नेक्स्ट है मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैनिंग। इसमें क्या होता है, कोई भी आइसोटोप जो है जैसे टेक्नीशियम 99
टेट्राफॉस्मेन जो है का यूज करते हैं, उसको इंट्रावेनसली इंजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद स्कैन करते हैं। ये भी परफ्यूजन को पता लगाने के लिए हम करते हैं कि कहाँ पर या किस सेगमेंट में ब्लड की सप्लाई कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, चेस्ट पेन डेवलप हो रहा है। कोरोनरी आर्टरियोग्राफी, तो इसका इस्तेमाल हम लोग एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन को लेने के लिए करते हैं। ये एक इन्वेजिव टेक्निक है और इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब सारी नॉन इन्वेजिव टेक्निक जैसे ईसीजी या ईटीटी या इकोकार्डियोग्राफी का फेल हो जाए या हम लोग किसी नतीजे पर ना पहुंच पाए इन सबको कराने के बाद भी। तो इस तरह के एटिपिकल चेस्ट पेन को या उसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए हम लोग कोरोनरी आर्टरोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। मैनेजमेंट, तो सबसे पहले क्या होता है, जर्नल मेजर होता है। तो हिस्ट्री टेकिंग इज इम्पोर्टेंट कि चेस्ट पेन किस तरह से हुआ, ठीक है, और उसका लाइफ स्टाइल क्या है। जैसे वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता है या लेबर है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे उसके जो प्रोफेशन है उसको चेंज कराएंगे। चेस्ट पेन की वजह से उसको जो एंजाइटी हो रही है कि उसको लगता है कि जो चेस्ट पेन है ये हार्ट अटैक आता है मुझे, तो इस तरह की जो एंजाइटी है उसको रिमूव करते हैं। साइकोलॉजिकली काउंसलिंग करते हैं उसकी कि एंजाइना क्या है और ये किस तरह से आपको चेस्ट पेन होता है, तो उसकी जो एक्टिविटी होती है उसको मॉडिफाई करते हैं। और जो रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे अगर उसको हाइपरटेंशन है या हाइपरलिपिडीमिया है, तो उसको कंट्रोल करते हैं। और ट्रीटमेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है वो हाई रिस्क पेशेंट को आइडेंटिफाई करना और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको इम्प्रूव करना होता है। तो एंजाइना जो जिसको स्टेबल एंजाइना है, अगर वो स्मोकिंग करता है तो उसकी स्मोकिंग को हम लोग अवॉइड कराएंगे। बॉडी वेट को आइडियल करेंगे बीएमआई के हिसाब से। रेगुलर एक्सरसाइज कराएंगे बट अप टू लिमिट, उतनी लिमिट तक कराएंगे जितनी लिमिट तक उसको चेस्ट पेन नहीं होता है, और उसको ज़्यादा एक्सर्शन करने से मना करेंगे। और हैवी मील अगर वो लेता है तो उसको अवॉइड कराएंगे। अगर वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ठंडा है तो उसको इन्वायरमेंट में हॉटनेस लाएंगे। और अगर वो कोई काम करता है जिसकी वजह से एंजाइना डेवलप होता है तो उससे पहले हम लोग उसको सबलिंगुअल नाइट्रेट एडवाइस करेंगे। मेडिकल इंटरवेंशन में सबसे पहले हम लोग एंटी प्लेटलेट थेरेपी, वो इसलिए कि ब्लड कोगुलेशन या थक्का बनने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। जैसे चूँकि स्टेबल एंजाइना का जो मोस्ट कॉमन कॉजेज है वो एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो इस प्लेग के रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग एस्प्रिन का इस्तेमाल कराते हैं, और लो डोज एस्प्रिन जैसे 75 मिलीग्राम या क्लोपिडोग्रेल, ये दोनों ही क्या एंटीप्लेटलेट्स हैं। कुछ अदर ड्रग्स होती हैं जैसे ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट्स, ये 300 to 500 माइक्रोग्राम सबलिंगुअल, ये एंजाइना के पेन को 2 से 3 मिनट में कम कर सकती है। बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं हाइपरटेंशन स्पेशली अगर हो तो। कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे निफिडिपिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आई चैनल एंटागोनिस्ट है जैसे आइवाबेराडीन। ये सब क्या है, एंटी एंजाइनल ड्रग हैं जो स्पेसिफिक सिचुएशन में इस्तेमाल की जाती। थैंक यू, ये था एंजाइना।